एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज मोल प्रभाज किसे कहते हैं और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉर्मलता किसे कहते हैं। नॉर्मलता में हमने तुल्यांक की भार की गणना करी थी, साथ में क्षारकता की भी बात करी थी। फिर हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, कुछ रिलेशंस के न्यूमेरिकल भी हुए थे, जैसे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, उसके ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल करे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पर आकर विजिट करें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मोल प्रभाज के बारे में। चलिए, किसे कहते हैं मोल प्रभाज। चलिए बेटा देखिए, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, अच्छे से समझना इसको। क्या होता है मोल प्रभाज। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर के अंदर विलियन है, और विलियन जो है वो बेटा ए और बी का है, ए और बी का, जिसमें हमने कहा ए जो है वो विलायक है और बी जो है वो विलेय है। सपोज दैट, तो मैंने बी को कह दिया चीनी फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, और ए को हमने बोल दिया पानी। तो दो चीजों से मिलकर एक विलियन तैयार हो रहा है। हमने कहा जो पानी के मोल्स है, मोल्स में हम लेंगे यहाँ पर वो कैपिटल एन मान लिए, और हमने जो चीनी के मोल यानी कि जो विलेय के मोल है वो स्मॉल एन मान लिए। हमने कहा इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए विलायक के वो कैपिटल एन लिए बेटा, और जो हमने विलेय के मोल लिए वो स्मॉल एन लिए। क्लियर है बात यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो हमें मोल प्रभाज निकालना। देखो मोल प्रभाज, प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन। प्रभाज का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक। भिन्नात्मक, भिन्नात्मक का मतलब तुम समझ गए होंगे भाई, ये तो P अपॉन Q वाली बात कर रहा है। भिन्नात्मक का फॉर्मूला ये तो था Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ वो मोल प्रभाज की बात कर रहा है, यानी कि मोल के फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे रखेंगे, ऊपर भी मोल होने वाले हैं हमारे पास और नीचे भी मोल होने वाले हैं, क्योंकि मोल का क्या है? वो फ्रैक्शन है। अब दूसरी बात आती है कि मुझे जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है बेटा, उसके मोल को मैं ऊपर रखता हूं और कुल मोल से डिवाइड करता हूं, तो मोल का फ्रैक्शन हो गया ना, यानी कि जो नीचे होंगे वो कुल मोल होंगे, है तो मोल ही। ऊपर जो होगा जिस उसके मोल होंगे जिसका मोल प्रभाज हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मोल प्रभाज निकालना है बेटा, मोल प्रभाज मुझे निकालना है बेटा किसका? विलेय का। तो मैं लिखूंगा जीटा विलेय। अब चूंकि मुझे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज, मोल का फ्रैक्शन, मुझे जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल कहां रखूंगा? ऊपर, और डिवाइड किससे करूंगा? कुल मोल से। विलियन में उपस्थित जितने मोल से, विलियन में बेटा कितने मोल से? स्मॉल एन भी है और कैपिटल एन भी है। तो विलियन में जितने मोल से उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। तो अभी विलेय के मोल कितने बेटा? विलेय के मोल तो हमने स्मॉल एन मान रखे हैं, विलायक के मोल कैपिटल एन, दोनों का सम स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कुल मोल हो जाएंगे। तो मुझे विलेय के मोल निकालने, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये मोल प्रभाज होगा बेटा किसका? विलेय का। सपोज दैट अगर मुझे विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो बेटा, विलायक का, तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए, यानी कि मोल प्रभाज, मोलों का फ्रैक्शन, मोलों का प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल टॉप पे, समझ रहे हो? ऊपर, सबसे ऊपर, और डिवाइड किससे करूंगा? कुल मोल से। अभी बताओ विलायक के मोल कैपिटल एन। भाई विलायक कौन है यहाँ पर? जल है ना, जल ही तो विलायक होगा। पानी और चीनी में सॉलिड, सॉलिड मैंने आपको बताया था विलेय होता है, और जबकि लिक्विड हमारा, सॉलिड और लिक्विड का अगर विलयन बन रहा है तो उसमें सॉलिड विलेय होगा, लिक्विड हमारा विलायक होगा। जनरली केस में ऐसा होता है। आ रही कुछ बात समझ में? अधिकतर केसों में। तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर है बात? तो अगर मुझे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? विलायक के मोल को कैप ऊपर रखूंगा और डिवाइड करूंगा कुल मोल से। कुल मोल कितने? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसलिए हम इसको मोल अंश भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मोल अंश। मोल अंश,
यानी कि एक तो हो गया मोल प्रभाज, दूसरा हो गया मोल अंश। मोल अंश, अंश का मतलब ये आपको पता चल गया होगा। अंश का मतलब क्या होता है? अंश ऊपर होता है ना, अंश बटे हर, याद होगा आपको, अंश बटे हर। तो यानी कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उसके उसके मोल को मैं अंश में रखना है और डिवाइड करना है कुल मोल से। डिवाइड किससे करना है बेटा? कुल मोल से। क्लियर है बात आपको? बहुत अच्छी। तो यही था हमारे पास। अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? भाई किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के। अब यहाँ पर देखो विलयन में दो अवयव है, एक तो ए है और एक बी है। तो या तो मोल ऊपर ए के होंगे या मोल ऊपर बी के होंगे, दोनों में से किसी एक के दो होंगे। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा तथा उस विलयन में उपस्थित, उसी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को, एक बार फिर से सुनने समझे बहुत अच्छे से। विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या या तो ए के होंगे या फिर बी के होंगे, तथा उसी विलयन में उपस्थित अवयव के कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को, योग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोल प्रभाज कहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा? भाई ताप का प्रभाव तो उस पे पड़ता है जिसमें आयतन आता है। मैं बार बार ये हर सांद्रता में डिस्कस कर रहा हूं। क्या यहाँ पर आयतन दिख रहा है आपको? यहाँ पे आयतन नहीं है, यहाँ तो मोल है। और ताप का मोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि ताप का मोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मोल प्रभाज पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, ताप परिवर्तन से मोल प्रभाज परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर है? चलिए तो अब हम वहीं चलते हैं। मोल प्रभाज के डेफिनेशन क्या कहता है? मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित, उसी कह दो या उस कह दो, है ना, उस विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के, जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोल जितने भी अवयव, कुल अवयव के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। योग करो, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। इसे जीटा, जीटा ऐसे बनाते हैं बेटा, इस तरीके से इसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने कहा यदि विलयन में विलय के मोल स्मॉल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन हो, तब बेटा विलय का जो मोल प्रभाज होगा, जिसे जीटा विलय कहूंगा। अब बताओ विलय के मोल को ऊपर रखूंगा नहीं रखूंगा? तो विलय के मोल कितने हैं? स्मॉल एन, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अगर मुझे विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक के मोल ऊपर रखूंगा, विलायक के मोल बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सपोज एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस या बहुत सारे पदार्थ घुले हुए हैं, जैसे मान लीजिए ए भी है, बी भी है, सी भी है। और मैं कहने लगू भाई मुझे तो ए का मोल प्रभाज बताओ कितना होगा? इसके मोल n1, इसके मोल n2, इसके मोल n3। और मैं कहने लगू बताओ ए का मोल प्रभाज बताओ कितना होगा? तो भाई क्या करो, ए के मोल को ऊपर रख दो और डिवाइड किससे करो? कुल मोल से। कुल मोल कितने होंगे बेटा? n1 भी है, n2 भी है और n3 भी है। तो कुल मोल कितने होंगे? n1 प्लस n2 प्लस n3। इसी प्रकार अगर आपसे कहता है भाई कि मुझे तो बी का मोल प्रभाज बताओ कितना होगा? किसका? बी का। बी का मोल प्रभाज बताओ कितना होगा? तो बी का मोल प्रभाज बताने के लिए आप क्या करोगे? बी के मोल ऊपर रखोगे। बी के मोल कितने हैं? n2, तो n2 ऊपर रखो, n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। होगा या नहीं होगा? बोलो बताओ। अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई तुम जो है ना मुझे मोल प्रभाज बताओ, किसका? किसका बेटा? सी का। सी का मोल प्रभाज बताओ, तो सी के मोल ऊपर रख दो, डिवाइड किससे करोगे? n1 प्लस n2 प्लस n3 से, कुल मोल से। समझ में आ रही है बात? तो मुझे भी जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखो और डिवाइड करो कुल मोल से। तो शायद आपको अब समझ में आ गई होगी बात, जहां स्मॉल एन विलय के मोल है और कैपिटल एन विलायक के मोल है, विलायक के मोल। क्लियर है? नोट कर लो इसको, फिर आगे चलो। चलो बहुत अच्छा। देखा था ना बेटा आपने कि जो जीटा विलय होता है वो बराबर होता है बेटा जीटा विलय।
किसके? विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। समीकरण 1 कह दीजिए, इसे समीकरण 1 कह दीजिए। जीटा विलायक किसके बराबर होगा बेटा? विलायक के मोल अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल, इसे समीकरण 2 कह दीजिए। उसी से आगे नोट करना है जो हमने अभी छोड़ा है जहां पर। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2, 1 को 2 के साथ जोड़ो। तो जब आप जोड़ोगे तो जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक वो बराबर आ जाएगा बेटा किसके? जीटा विलेय कितना था? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, प्लस कर रहा हूं, और विलायक कितना था बेटा? कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ऐड कर रहे हैं हम बेटा, राइट। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों के पास एक चीज कॉमन है, एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल, उसके पास भी है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो चूंकि कॉमन है तो कॉमन चीज को बाहर ले लेते हैं। तो हम बाहर ले रहे हैं बेटा 1 अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ले लिया। तो मुझे बताओ इसके पास अब क्या बचा? इसके पास तो स्मॉल एन बचा, प्लस उसके पास क्या बचा? उसके पास कैपिटल एन बचा। तो यहां चेक करो कि भाई इसके पास भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है ऊपर भी, और यहां पर भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। तो इससे ये खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 1। तो यानी कि बोल सकता हूं जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक वो किसके बराबर आ जाता है? 1 के बराबर आ जाता है, 1 के बराबर। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विलेय और विलायक यानी कि जितने भी सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो उन सब का जो मोल प्रभाज है वो कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना? 1। क्लियर है? तो अगर मुझे किसी एक का, जैसे मान लीजिए मुझे विलेय का मोल प्रभाज पता चल गया और मुझे विलायक का निकालना है, विलेय का पता चल गया और किसका निकालना है? विलायक का। तो मैं क्या करूंगा? 1 में से घटा दूंगा किसको? विलेय को। विलेय को इधर ले आओ भाई। विलेय को जब आप इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस जीटा विलेय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? तो मैं लिख सकता हूं जीटा विलायक बराबर होगा 1 माइनस जीटा विलेय के, 1 माइनस जीटा विलेय के। यानी कि किसी भी अवयव का मोल प्रभाज, अवयव कह दो, घटक कह दो, किसी भी घटक का मोल प्रभाज, किसी भी अवयव का मोल प्रभाज हमेशा 1 से कम होगा। बताओ घट रहा है नहीं घट रहा है? 1 से। अगर मैं बेटा मुझे विलेय का निकालना होता, विलायक का पता होता, तो विलायक को इधर लेके जाता, तो विलेय का भी क्या आता? 1 से कम आता। यानी कि किसी भी घटक का मोल प्रभाज 1 से कम होगा हमेशा। तो पहली बात नोट ये करनी है हमें कि किसी भी घटक का हो या फिर अवयव का हो, बात एक ही है, घटक अवयव का मोल प्रभाज 1 से कम होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। इसको अवयव का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा बेटा? 1 से कम होगा। लेकिन अगर बात की जाए विलयन की, किसकी? विलयन की। भाई विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं, नहीं बनाते? जल्दी बताओ। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। तो मैं जीटा विलयन लिख दूं, ज्यादा बेहतर होगा। जीटा विलयन, जीटा विलयन। विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। भाई विलेय और प्लस विलायक ये विलयन ही तो है। तो विलयन का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा? 1 के। यानी कि अगर मेरे पास सब्सटेंस है इसमें कई सारे, जैसे मान लीजिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो इन चारों के चारों में कोई एक तो होगा विलायक। एक क्या होगा? विलायक, राइट। और 3 होंगे विलेय। एक विलायक होगा, बाकी 3 क्या होंगे? विलेय। अब वो कौन विलायक होगा? वो तो कंडीशन है। नॉर्मली हम कह देते हैं जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होंगे वो विलेय होंगे। वैसे तो कंडीशन बेस्ड होगा। अभी हमने कहा ए बी सी डी, ये 4 चीजों से मिलकर एक विलयन बना, जिनमें एक विलायक है बेटा और 3 विलेय है। तो थोड़ा सोचो, भाई विलेय और विलायक मिलकर तो विलयन बना रहे हैं ना, तो ये तो टोटल विलयन हो गया। तो इस विलयन का मोल प्रभाज, इस विलयन का मोल प्रभाज तुम समझ रहे हो कितना आएगा? 1 आना चाहिए। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता विलयन का मोल प्रभाज, 1 के बराबर होगा। अगर मैं अलग अलग निकालूं, विलायक का निकालूं तो भी 1 से कम आएगा, इन तीनों विलेय का निकालूं तो भी 1 से कम आएगा। यानी कि ए का मोल प्रभाज भी 1 से कम, बी का भी 1 से कम, सी का भी 1 से कम, डी का भी
एक सेकंड, आ रही है बात समझ में? बोलो, आ गई क्या? चलिए तो इसे नोट कर लेना बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ये न्यूमेरिकल आया हुआ है यूपी बोर्ड में, 2019 में भी आया हुआ है, 2011 में भी और 2008 में भी। ठीक है, 19, 11, 8, तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए क्या कहता है न्यूमेरिकल? 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। 72 ग्राम जल भी लेना है और बेटा हमारे पास 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और दोनों के हमें मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो सबसे पहले मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों के मोल चाहिए, क्योंकि भाई मुझे जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल को ऊपर रखूंगा और डिवाइड करूंगा कुल मोल से। समझ में आ रही है बात? मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। मुझे जल के मोल भी निकालने हैं, मुझे एथिल अल्कोहल के मोल भी निकालने हैं, और मोल का फॉर्मूला होगा भार बटे अणुभार। तो मुझे जल का भार चाहिए और जल का अणुभार चाहिए, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर जल के लिए आंसर में। ठीक है, आंसर उत्तर जल के लिए हेडिंग लगानी है हमें, जल के लिए। ठीक है, जल का भार, जल का भार वो है हमारे पास 72 ग्राम। जल का अणुभार, जल का अणुभार वो होता है बेटा H2O, और जब निकालोगे तो कितना आएगा? 18, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है तो दो का दो होगा या नहीं होगा बताओ? और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16, तो ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का एक, दो का दो, तो 16 और 2 18। जल के मोल बताइए, जल के मोल, जल के मोल, जल के मोल चूंकि जल कम मात्रा में इसलिए स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूं मैं। जल कम मात्रा 72 ग्राम है, एथिल अल्कोहल 92 ग्राम है, पहली बात। दूसरी बात, जल और एथिल अल्कोहल दोनों ही लिक्विड हैं, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। इसलिए जल के मोल को स्मॉल n से डिनोट कर दिया हमने। तो स्मॉल n बराबर होगा भार बटे अणुभार। भार कितना बेटा? 72, अणुभार कितना? 18, 18 को पाड़ा पड़ो 72 पे, तो 18 चौक 72, तो स्मॉल n कितना आ गया बेटा? 4। ये बात थी जल की। अब मैं यही बात करूंगा किसके लिए बेटा? एथिल अल्कोहल के लिए। अब हेडिंग डालूंगा मैं एथिल अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए। ठीक है बेटा, अब एथिल अल्कोहल का भार बताओ कितना दे रखा है? एथिल अल्कोहल का भार वो दे रखा है बेटा हमारे पास 92 ग्राम। मुझे चाहिए एथिल अल्कोहल का अणुभार, एथिल अल्कोहल का अणुभार। फॉर्मूला क्या होता है एथिल अल्कोहल का? फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OH। क्या होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला? C2H5OH। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो। कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12, दे रखा है। कितने कार्बन है? 2, प्लस हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है टोटल? 6, क्योंकि 5 और 1 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 12 दूनी 24, प्लस 6 कम 6 और 16, तो 24 और 6 कितना होता है बेटा? 30, और 30 और 16 46। तो कितना आ गया बेटा एथिल अल्कोहल का अणुभार? 46। अब मेरे पास क्या निकालना है? मुझे तो मोल निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा? एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल। कैपिटल एन से डिनोट करूंगा इसको। मोल क्या होगा? भार बटे अणुभार। भार कितना बेटा? 92। अणुभार कितना निकाला आपने? 46। पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा? 46 दूनी 92, 2 आ जाएगा। तो मोल भी मिल गया मुझे, जल के मोल भी मिल गया और मुझे एथिल अल्कोहल के मोल भी मिल गया। अब मुझे दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखे भाई। दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो मैं हेडिंग लगाऊंगा पहले जल का मोल प्रभाज। आप किसी का भी पहले निकाल सकते हो, एथिल अल्कोहल का भी निकाल सकते हो, जल का भी निकाल सकते हो। मैं निकाल रहा हूं पहले जल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज सबसे पहले हमने हेडिंग लगा ली इसकी,
क्योंकि जल का मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज को डिनोट किया जाता है जीटा से, तो जीटा H2O बराबर जल का मोल है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल, ठीक है। क्योंकि जल के मोल स्मॉल एन है और एथिल अल्कोहल के मोल कैपिटल एन है, तो कुल मोल तो हमारे पास स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ जीटा H2O, जल के मोल कितने हैं बेटा? 4, 4 प्लस एथिल अल्कोहल के मोल कितने थे? 2। तो अब मुझे बताओ जीटा H2O बराबर 4/6, तो जीटा H2O बराबर कितना आएगा बताओ भाई? 2 से कट जाएगा ये और ये 2 से कट जाएगा, 2/3, और तो जीटा H2O आ जाएगा बेटा 0.66। इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। ये एक ऐसी सांद्रता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्लियर है। अब मुझे निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो मैं हेडिंग लगाऊंगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज हेडिंग लगाए। अब एथिल अल्कोहल किससे डिनोट करते हैं हम? जीटा से, तो जीटा सॉरी मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं? जीटा से, तो जीटा C2H5OH बराबर। बताओ आपको बताइए कि दो अवयव का जो मोल प्रभाज होता है 1 के बराबर होता है, जो विलयन का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है? 1 के। एक का मुझे बताया, दूसरे का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 में से घटा दूंगा तो 1 माइनस जीटा H2O। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो। आप ऐसे फॉर्मूला लगाकर, जैसे कैपिटल एन ऊपर आ जाएगा, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब मुझे दो बाइनरी विलयन है, द्विअंगी विलयन है, यानी कि जिसमें दो पदार्थ से मिलकर विलयन बन रहा है, उनका मोल प्रभाज अगर किसी एक का पता चल जाए और दूसरे का निकालना हो, तो हम 1 में से घटाते हैं। तो 1 माइनस जीटा H2O का कितना है बेटा? 0.66, तो फाइनली कितना आएगा? 0.34। घटा लो भाई, 1.00.66। बताओ भाई 0 में से 6 नहीं जा सकते, तो एक दाएं इधर लोगे 10 हो जाएगा, फिर एक इधर लोगे 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो फाइनली कितना आ गया? 0.34। 0.34 क्लियर है बेटा? हमारे क्लियर है? बहुत अच्छा, नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डिजिट अलग अलग है, बाकी सेम है। उसने कहा है कि 46 ग्राम हमारा, उसने कहा है बेटा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 36 ग्राम जल में घोलने पर विलयन बनाया गया, दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। और ये यूपी बोर्ड 23 और 15 में भी आया हुआ है, तो आप देख लो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसके जैसे वो दूसरा भी आया हुआ है, तो मोल प्रभाज पे कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और याद रखना 2026 में भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सांद्रता। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं ना, कि जितनी भी सांद्रता अभी तक हमने पढ़ी, तो सबसे ज्यादा चांस किस सांद्रता पर बोर्ड में आने क्वेश्चन आने होते हैं? सबसे ज्यादा किसके ऊपर मतलब आ सकते हैं बोर्ड में चांस? तो वो मोल प्रभाज है, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना और इसकी प्रैक्टिस भी करना बहुत अच्छे से। बिल्कुल मैं थोड़ा स्पीड से करता हूँ, करना तो आपको है भाई। जल का भार, जल क्योंकि कितना है? 36 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम, तो ये कैपिटल W होगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल कैपिटल W, कैपिटल W बेटा कितना दे दिया उसने? 46 ग्राम, और कैपिटल M जो होगा वो 46 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मोल कैपिटल N, भार बटे अणुभार 40/40, कैपिटल N कितना आ जाएगा? 1। अभी तो निकाला है एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 आता है, नहीं आता है? बताओ आता है नहीं? एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है? 40 ग्राम, तो 40 को 40 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ऐसे हम जल के लिए यहाँ हेडिंग डालेंगे, जल के लिए जल का भार कितना दे रखा है बेटा? जल का भार स्मॉल W कितना है? 36 ग्राम, स्मॉल M कितना है बेटा? 18, अणुभार 18 होता है ना, तो मोल स्मॉल n
भार बटे अणुभार, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। जल के मोल कितना आ जाएंगे 2। अब मैं जिसका मोल प्रभाज निकालना है, सपोज दैट मुझे मोल प्रभाज निकालना है एथिल अल्कोहल का, तो यहाँ डालूंगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जीटा C2H5OH बराबर होगा बेटा एथिल अल्कोहल के मोल। कितने एथिल अल्कोहल के मोल? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 1/3 1/3 मतलब 0.33 0.33। भाई 10 पे टेबल पढ़ोगे ना, एक पे तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो 3 की 9 तो 0.33। ऐसे ही आप क्या निकालोगे? जल का मोल। जल का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? हेडिंग लगाओगे जल का मोल प्रभाज, सेम फिनोमिना है बिल्कुल सेम। तो कैसे निकालोगे? 1 में से घटा दोगे C2H5OH को, तो फाइनली कितना आएगा 0.67 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखो, बिल्कुल तरीका वही है। तो मैंने स्पीड से हिंट दिया आपको कि क्या आंसर आने वाले हैं, तरीका सेम वही रखना है, बिल्कुल वही जो तरीका कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, तो कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज ज्ञात करो। केवल कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज निकालना है। तो चलिए देखते हैं भाई, इसको करते हैं। यहाँ पर हमें चूंकि मोल प्रभाज निकालने के लिए दोनों के मोल चाहिए होते हैं, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो हेडिंग लगाता हूं जल के लिए, जल के लिए जल का भार। अब यहाँ जल विलायक होगा, तो विलायक के भार को हम कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। तो जल का भार कैपिटल W बराबर बेटा कितना है 90 ग्राम। जल का अणुभार अब आपको पता चल भी गया होगा कि जल का अणुभार कितना होता है, जिसे मैं कैपिटल M से डिनोट करूंगा। तो कैपिटल M कितना आएगा 18। भार भी पता है, अणुभार भी पता है, तो मैं जल के मोल निकाल सकता हूं। जल के मोल, जल के मोल को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल N से, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार 90 ग्राम है, अणुभार 18 है। जब हम 90 में पढ़ा पढ़ेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, तो मोल कितना आ जाएगा? कैपिटल N बराबर 5। 18 पंजे 90 डिवाइड करोगे। इसी प्रकार हम लिखेंगे बेटा कास्टिक सोडा के लिए, कास्टिक सोडा के लिए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। तो NaOH का भार दे दिया बेटा, NaOH का भार स्मॉल w चूंकि विलेय है, कितना दिया है बेटा 4 ग्राम। 4 ग्राम। NaOH का अणुभार निकालो, NaOH का अणुभार। वैसे तो पिछली सांद्रता में हमने बहुत यूज करा है। Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, होता है ना भाई। तो 23 और 1 24 और 16 40, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 40। अब मुझे निकालने बेटा NaOH के मोल, मैं यहाँ डालूंगा NaOH के मोल। क्योंकि ये विलेय है तो इसके मोल को स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो भार कितना बेटा 4, अणुभार कितना है 40। 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, और 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1। क्या लिखा जा सकता है 0.1। अब मेरे पास दोनों के मोल है, जल के मोल भी है और कास्टिक सोडा के भी मोल है। तो मैं हेडिंग लगाऊंगा कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज। मैंने आपको बताया कि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं। कास्टिक सोडा होता है NaOH, उसके मोल ऊपर रखेंगे। ऊपर मोल कास्टिक सोडा के कितने? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n कितना बेटा 0.1, ये भी कितना है 0.1, और ये कितना है 5। अब हम इसे काट नहीं सकते बेटा, कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा प्लस का साइन है, हम कट नहीं कर सकते। वो कट कब होता है? जब यहाँ गुना का साइन हो, तो हमें पहले से जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ता हूं, 5 में 0.1 जुड़ेगा तो 5.1 हो जाएगा। 5 में 0.1 जोड़ दो तो 5.1 हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो क्या बचा 1/51। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया तो 1/51, यानी कि 51 का टेबल 1 पे पढ़ना है। चलेगा नहीं तो पॉइंट लगा के उतारोगे 0, अभी भी नहीं चलेगा, 0 लगा के उतारोगे 0, अब चलेगा। कितनी बार? एक बार। 51 एकम 51। अब कितना बचेगा बेटा 49,
क्योंकि 100 में से क्या बन गया, 49 बचेगा। फिर क्या करोगे, 0 उतार लोगे। अब कितनी बार चलेगा, 9 बार। 5 9 कम 9, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया, 559, सॉरी 459। तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, तो कितना बच गया हमारे पास, 31। बस 3 डिजिट बहुत है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0.019, ये आंसर। कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज। अगर मुझे यहाँ जल का भी मोल प्रभाज निकालना होगा, तो चूंकि कास्टिक सोडा और जल है, दो ही चीज है, एक का पता चल गया, दूसरे का निकालना है, तो मैं 1 में से घटा दूंगा। तो 1 माइनस जीटा NaOH जल का निकालने के लिए 1 में से घटा, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट कर देना इन न्यूमेरिकल को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल में यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में भी आया हुआ है बेटा, 2016 में भी आया हुआ है और 2008 में भी आया हुआ है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं बोर्ड के अंदर, इसलिए आपको जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे के सारे वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। इनमें से 2026 में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो भी 3 या 4 नंबर में, ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट। चलिए क्वेश्चन कहता है कि जल में यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। जल और यूरिया का 1 विलियन है, जिसमें यूरिया का जो परसेंटेज दी है वो 6% दी है, तो कह रहा है वो भार अनुसार है। तो कह रहा है बेटा विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। इसके लिए मुझे 6% भानुसार विलियन का मतलब पता होना चाहिए, तो मैं लिखता हूं भाई 6% यूरिया विलियन, यूरिया विलियन भारानुसार, भारानुसार से तात्पर्य का अर्थ है कि, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, आपको पता है भारानुसार का मतलब क्या होता है, W/W, ऊपर वाली चीज विले की, नीचे वाली चीज विलियन की। और क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, विलियन का भार फिक्स करते हैं, परसेंटेज है तो 100 ग्राम, तो हम कहते हैं 100 ग्राम विलियन में जितना विले की मात्रा घुली होगी वही द्रव्यमान प्रतिशत होगी। कितनी घुली हुई है, 6%। इसका मतलब 6 ग्राम यूरिया कितने ग्राम विलियन में घुला होगा, 100 ग्राम विलियन में। 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, तो विलायक कितना होगा, 100 में से 6 को घटा दो, 94, यानी कि 94 ग्राम जल होगा, क्योंकि विलियन यूरिया और जल से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम बोल सकते हैं का अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया को 94 ग्राम किसमें बेटा, जल में घोलने पर कितना, 100 ग्राम क्या प्राप्त होता है, विलियन प्राप्त होता है, विलियन प्राप्त होता है। मतलब हमने 6 ग्राम तो यूरिया लिया होगा, 94 ग्राम जल लिया होगा, और हमारा विलियन कितना बना होगा, 100 ग्राम। क्लियर है बात? अब मुझे बताओ कम मात्रा में यूरिया है या नहीं है, जल्दी बताओ भाई। कम मात्रा में कौन है, यूरिया, विलय होगा। ज्यादा मात्रा में कौन है, जल, विलायक होगा। वैसे भी यूरिया सॉलिड होता है तो विलय होने वाला है। तो यानी कि अब मुझे इसका भी मोल प्रभाज निकालना है और इसका भी मोल प्रभाज निकालना है, तो मुझे दोनों के मोल चाहिए। मोल निकालने के लिए मुझे भार और अणुभार चाहिए होता है, जबकि यूरिया का अणुभार उसने दे भी रखा है 60 होता है। तो हम हेडिंग लगाएंगे यूरिया के लिए, अब बताओ यूरिया का भार, चूंकि यूरिया विलय है इसलिए स्मॉल w से डिनोट करेंगे। यूरिया का भार कितना होगा बेटा, 6 ग्राम। यूरिया का अणुभार बताओ, दे रखा है क्वेश्चन में ही, नहीं भी दे रखा तो निकाल सकते थे आप, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस का रखे हैं। यूरिया का अणुभार कितना बेटा, वेरी गुड, 60 दे रखा है ना, बहुत अच्छे। यूरिया के मोल, चूंकि यूरिया विलय है इसलिए मोल स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, तो भार बटे अणुभार 6/60 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बेटा, जल के लिए निकाल लेंगे। जल के लिए साइड में नहीं लिखना इसको, नीचे से ही लिखते जाना है, तो हम बोर्ड की वजह से लिख रहे हैं।
जल के लिए जल का भार बताओ भाई। जल विलायक है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा, 94 ग्राम। जल का अणुभार सबको पता चल गया होगा। जल का अणुभार कैपिटल एम कितना होता है, 18। जल के मोल, क्योंकि जल विलायक है, कैपिटल एन बराबर, तो जल के मोल कितने होते हैं, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, भार तो 94 ग्राम है, अणुभार कितना है, 18। तो जब हम डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं 18 का टेबल, 18 पंजे 90 होता है बेटा, तो 4 बचा, पॉइंट लग उतारोगे 0, 18 दूनी 36, फिर 4 बचा, फिर 0, फिर 18 दूनी 36, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ है तो हम एक ही डिजिट के बाद रख लेते हैं। तो हमारा कितना आएगा, 5.2 जल के मोल आ गए। क्लियर है बात। अब जल के मोल भी हमारे पास, कास्टिक सॉरी यूरिया के मोल भी हमारे पास, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यूरिया का मोल प्रभाज निकाल रहा हूं, पहले यूरिया का मोल प्रभाज, तो मैं हेडिंग लगाऊंगा यूरिया का मोल प्रभाज, जीटा यूरिया बराबर को यूरिया के मोल स्मॉल एन है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर, स्मॉल एन कितना था बेटा, 0.1, 0.1 प्लस 5.2, वही मैंने कहा था कट नहीं होगा भाई, जुड़ेगा, 5.2 में एक और जुड़ जाएगा तो 5.3 हो जाएगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, 53 का टेबल पढ़ना है एक पे, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अभी चलेगा 0 लगा के उतारोगे 0, अब चलेगा 53 एकम 53, कितना बच जाएगा 47, फिर 0, फिर वही 9 बार चल जाएगा, 9 तिया 27 का 7 का सिल को 3, 9 पंजे 45 और 3 48, तो ये तो ज्यादा हो गया भाई, इसलिए 8 बार चल जाएगा, कितनी बार, 8 बार, तो आंसर आएगा 0.018, 8 बार तो कंफर्म चलना है, 9 बार पढ़ने से ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, तो हमारे पास यूरिया का मोल प्रभाज आ गया 0.018। अभी मुझे किसका निकालना है, जल का, तो जल का मोल प्रभाज भी निकालना है भाई, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज कितना होगा, जल का मोल प्रभाज, तो जीटा H2 भाई, अगर एक का पता चल जाए और दूसरे का निकालना हो तो 1 में से घटा दो, 1 माइनस जीटा यूरिया, तो 1 माइनस यूरिया कितना है 0.018, तो 1 में से आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए एक के बाद 3 जीरो लगा दी, पॉइंट लगा के, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू होती नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, यहाँ 0 है, यहाँ 018 भाई, आप जानते हो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 में से 8 गए, 2 यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 0 गई 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 बचा, 0 में से, तो फाइनली कितना है बेटा हमारे पास, जल का मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.098, 0.98 कर लोगे, बहुत अच्छा, समझ में आ रही है बात। तो न्यूमेरिकल नोट कर, फिर आगे चलते हैं, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है, बोर्ड 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी सेम है बिल्कुल, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ये भी, क्या कह रहा है, वो ग्लूकोज है का एक जलीय विलयन है, ग्लूकोज का एक, और वो कह रहा है जो ग्लूकोज का जलीय विलयन है वो 10% वेट बाय वेट है, यानी कि भारानुसार है, तो विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करो, दो ही तो घटक है, एक ग्लूकोज है और एक जल है, उसका मोल प्रभाज निकालना है। तो जैसे 6% यूरिया विलयन था, ऐसे ही 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो अब मैं बोल सकता हूं बेटा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं बोल सकता हूं कि 10% ग्लूकोज विलयन वेट बाय वेट का अर्थ है कि, क्या मतलब है, मतलब है भाई कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज कितने ग्राम, हाँ 10, 100 में से 10 को घटा तो 100 ग्राम विलयन में घुला होगा, मुझे तो जल भी निकालना है, तो 100 में से 10 घटा तो जल कितना लिया होगा, 90 ग्राम, 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, राइट, बहुत अच्छे। तो यहां मुझे बताइए
यहां अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं ग्लूकोज डाल लेता हूं। ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए थोड़ा ध्यान देना बेटा। बताओ ग्लूकोज का भार जल्दी से, ग्लूकोज का भार। ग्लूकोज विलेय है इसलिए स्मॉल डब्ल्यू, और ग्लूकोज का भार कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर 10 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार, फॉर्मूला आपके सामने, ग्लूकोज का अणुभार स्मॉल एम। फॉर्मूला क्या बेटा, C6H12O6, C6H12O6। बताइए कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन का एक कितने हैं? 12। ऑक्सीजन का 16। कितने हैं बेटा? 6। तो 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 16 छिंग 96, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, तो 16 छिंग 96। आप जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं 72, 12 और 96। 2 2 4 और 6, 10 की 0 हासिल को 1, 1 और 7, 8 8 और 1 9, 9 दूनी 18। तो कितना आया बेटा? 180। तो जल का अणुभार आ गया 180। आ गया नहीं आ गया? तो अब मैं क्या निकालूंगा? जल के मोल, सॉरी ग्लूकोज का अणुभार आ गया 180। ठीक है, अब मैं निकालूंगा ग्लूकोज के मोल। तो हम अब क्या निकालेंगे? ग्लूकोज के मोल। स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार हमारा कितना है? 10 ग्राम। अणुभार कितना है? 180। 0 से 0 खत्म, तो 1/18 आ गया बेटा। यानी कि हमारे पास जो जल के मोल आ गए वो 1/18 स्मॉल एन, राइट। अब आते हैं हमारे पास किसके पास? हाँ, जल के लिए। जल के लिए बताओ भाई, जल का भार, जल का भार कितना होगा? जल का भार, जल का भार है कैपिटल डब्ल्यू बराबर 90 ग्राम। जल का अणुभार, जल का अणुभार वो है हमारे पास बेटा 18। आपको बताइए सबको जल का अणुभार, अभी बार बार कर रहे हैं। तो जल के मोल, जल के मोल, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार 90 और अणुभार 18 है, तो 18 पंजे 90, यानी कि कैपिटल एन हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। तो मेरे पास दोनों ही चीजें हैं बेटा। मेरे पास ग्लूकोज के मोल भी आ गए, मेरे पास जल के मोल भी आ गए। तो मैं ग्लूकोज का भी मोल प्रभाज निकाल सकता हूँ और जल का भी। तो पहले हेडिंग डाल रहा हूँ ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ग्लूकोज का मोल प्रभाज चेक करो, ग्लूकोज का मोल प्रभाज जल्दी से। जीटा C6H12O6 मोल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितना है? 1/18, 1/18, यहाँ भी 1/18 और प्लस यहाँ 5। ठीक है, 1/18, 1 का 18 पे टेबल पढ़ो तो चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारो, 0 भी नहीं चलेगा, 0 लगा के उतारो। 18 पंजे 90, ठीक है, फिर 10, फिर 18 पंजे 90, तो 0.5 मान लो। ये भी 0.05 और ये भी 0.05 और ये 5। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, इसे जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 5.05। पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट तो ऊपर 5 बचा, नीचे 500, 5 बचा। 5 से कट जाएगा ये कितनी बार? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5, 105 बार, सॉरी 101 बार। जब आप 505 कितनी बार कट जाएगा? 5 से 101 बार। अब एक का टेबल 101 का टेबल 1 पे पढ़ना चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतार के 0 भी चलेगा, 0 लगा के उतारोगे 0 अभी भी नहीं चलेगा। फर्दर आपको क्या लगानी पड़ेगी? 0, तो फिर यहाँ पे भी 100। अब चलेगा कितनी बार बेटा? बिल्कुल 101 है ना, तो 9 बार चल जाएगा। 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, 909। कितना बचेगा? 1000 में से 909 खत्म करें 91, फिर 0। अब कितनी बार चलेगा? हाँ, 910 है वो 909 है, तो 8 बार चल जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कितना? यहाँ पर कितना आ जाएगा? जीटा C6
H12O6 बराबर 0.0098। क्लियर है। अब ये तो हमारे पास ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकला है। अभी हमें किसका निकालना है, जल का। तो हेडिंग लगाऊंगा जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए जीटा H2 बराबर 1 माइनस जीटा C6H12O6। भाई ग्लूकोज के मोल प्रभाज को घटा दो 1 में से, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है उसके अंदर, एक तो जल है दूसरा ग्लूकोज है। तो जीटा H2O बराबर 1 माइनस ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.0098। बस 1 के बाद 4 जीरो लगा दो पॉइंट लगा के, और पॉइंट के नीचे 0.0098 घटा दो। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो फाइनली कितना आंसर आएगा बेटा हमारे पास 0.9902 जीटा H2। राइट, कर लोगे। सेम तरीका था बिल्कुल, बस कैलकुलेशन डिफरेंट है, बाकी तो तरीका सेम रहने वाला है। आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उनका तरीका भी सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2023 में भी आया और 22 में भी आया। आई थिंक 22 में, सॉरी 20 में, 20 में, ये 20 में भी आया बेटा और ये 23 में भी आया, रिपीट हो रहा है। और ये पूरी पूरी उम्मीद है कि ये 2026 में भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है, जो अभी हमने करा वही है। सारे क्वेश्चन जितने भी कराए वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, वो पिछला भी एनसीईआरटी वाला है, ये भी एनसीईआरटी वाला है, उससे पहले भी एनसीईआरटी वाला है। तो हमने एनसीईआरटी भी लिया है और एनसीईआरटी से अलग भी क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करो यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यानी कि द्रव्यमान भार अनुसार दे दिया। चलिए तो पहले हम 20% वाली बात लिख लेते हैं कि भाई 20% एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल विलियन द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि W/W का अर्थ है कि क्या मतलब होगा बेटा, आपको पता चल गया होगा कि ये जो 20% है इसका मतलब है कि 20 ग्राम एथिलीन जो ग्लाइकोल है वो 100 ग्राम विलियन में घुला होगा। अब 100 में से 20 को घटा तो जल कितना रहा होगा, 80 ग्राम। बिल्कुल, तो हम बोल सकते हैं भाई कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 80 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है। पहले ये न्यूमेरिकल खुद से करना और उसके बाद बेटा इसे चेक करना है कि आपने सही करा है नहीं करा। पहले खुद से करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो विलय होगा, जल जो है वो विलायक होगा क्योंकि जल ज्यादा मात्रा में। हम सबसे पहले चूंकि मोल प्रभाज दोनों का ही निकालना है, या फिर एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज निकालना है, तो उसके लिए हमें दोनों के मोल चाहिएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एथिलीन ग्लाइकोल के लिए, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का भार बताओ भाई कितना होता है। एथिलीन ग्लाइकोल स्मॉल w भार कितना है बेटा 20 ग्राम। मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार। फॉर्मूला देखो स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला देखो C2H6O2, C2H6O2। नॉर्मली हम लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल को CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस तरीके से लिखते हैं। आप देख सकते हो C2H6O2। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ रिएक्शंस तो कर नहीं रहे इसलिए हम नॉर्मली इसको ऐसे लिखें।
निकालते हैं। कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12, कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, 24 और 6 30, और 30 और 32 होता है 62। तो इसलिए हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकोल का जो अणुभार आ गया वो 62 आ गया। मोल की बात करते हैं भाई, C2H6O2 के मोल यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, स्मॉल n होंगे, वो बराबर होगा भार बटे अणुभार, भार 20 है, अणुभार 62 है। तो चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है भाई। 20 पे टेबल पढ़ना है 62 का, सही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। ये ऊपर 20 है बेटा, नीचे 62 है, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, 2 से कट जाएगा ये 31 बार, तो और हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब बेटा 31 का टेबल 10 पे पढ़ना है, चलेगा नहीं, पॉइंट लैग उतारोगे 0। अब चलेगा 3 बार, 31 या 93, 7 बच जाएगा, फिर 0 उतार लोगे तो 31 दूनी 62, 2 डिजिट तक चला लो तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर मोल जो आ जाएंगे 0.32, 0.32। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है। चले आगे, ये तो हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल आए हैं। अभी हमें जल के भी निकालने हैं, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा जल के लिए, जल के लिए बताओ जल का भार, क्योंकि जल विलायक है तो इसलिए कैपिटल W। जल का भार कितना होगा बेटा बताना, हाँ 80 ग्राम दे रखा है ना। हाँ जल का अणुभार, ये तो अब बच्चों को पता चल क्या होगा, बल्कि ये तो बात रिक्शा वाले को भी पता है कि जल का अणुभार कितना होता है। कितना होता है भाई 18। तो अब बताओ जल के मोल, जल के मोल कैपिटल N बराबर भार बटे अणुभार, भार कितना बेटा 80, अणुभार कितना है 18। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है 80 पे किसका 18 का, 18 चौक 72, 18 चौक कितना होता है बेटा 72, 18 चौक 72, कितना बचेगा 8। अब क्या करोगे, पॉइंट लैग उतारोगे 0, फिर 18 चौक 72, फिर कितना बचेगा 8, फिर 0 उतार लो, फिर 18 चौक 72। तो ऐसे ही चलता रहेगा, 2 डिजिट तक पॉइंट चला लो अपना। तो कितना आएगा बेटा जल के मोल 4.44। अब मुझे जल के मोल भी पता है, मुझे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भी पता है, तो मैं मोल प्रभाज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज चेक करो बेटा, जीटा C2H6O2 बराबर होगा स्मॉल n, ये कैपिटल n है ना, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। स्मॉल n कितना है बेटा, स्मॉल n है 0.32, चेक कर सकते हो स्मॉल n, देखो यहाँ पर 0.32, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, अपॉन 0.32 प्लस कैपिटल n है 4.44, तो जीटा C2H6O2 बराबर 0.32, नीचे ऐड करो बेटा 4.4 में, देखो 4.44 में 0.32 ऐड करोगे तो 2 4 और 2 6 7, 4 और 3 7, पॉइंट के नीचे 0.404, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 4.76, 4.76 आ गया नहीं आ गया। तो अब देखो जीटा C2H6O2 बराबर, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 32 और नीचे 476। अब क्या करो, अब आप इसे 2 से काट लो तो ऊपर 16 और नीचे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अभी भी ये 2 से कट जाएगा बेटा, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा बेटा 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 निम 18। अब नहीं कटेगा ये, तो अब हमें क्या करना है, 8 पे 119 का टेबल पढ़ना है, जो कि नहीं चलेगा, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अभी भी नहीं चलेगा, 0 लगा के उतारोगे 0, अब चलेगा। 119 का पहाड़ा जब आप 800 पढ़ोगे तो ये लगभग 6 बार चल जाएगा, 6 निम 54 का, 4 का हासिल को 5,
6 के हम 6 और 5, 11 का 1 का हासिल को 1, 6 के हम 6 और 1 7, तो ये 714। 800 में 714 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 86। फिर आप जीरो उतार लोगे। अब ये 860 हो गया नहीं हो गया, बोलो भाई। तो फिर कितनी बार चल जाएगा, अब लगभग 7 बार चल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 0.067। ठीक है, 0.067। आई होप को आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मोल प्रभाव से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।